नमस्कार साथियों। एजुकेशन इन हिंदी के आज के इस बेहद खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ हमारे देश की समुद्री ताकत की मिसाल है, बल्कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, एक हॉट टॉपिक है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईएनएस महेंद्रगिरी और प्रोजेक्ट 17A की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस सेशन का रोड मैप क्या रहने वाला है। पहले हम इस टॉपिक का बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर प्रोजेक्ट 17A के स्कोप को डिकोड करेंगे, इसके बाद इन स्टिल्थ फ्रिगेट्स की कमाल की टेक्नोलॉजी और फीचर्स पर बात करेंगे, फिर देखेंगे इसके रणनीतिक और आर्थिक मायने क्या हैं, और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स और क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। आखिर ये टॉपिक आजकल इतना चर्चा में क्यों है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखिए, 30 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना को एक बहुत बड़ी ताकत मिली, आईएनएस महेंद्रगिरी के रूप में। ये प्रोजेक्ट 17A का 7वां और सबसे आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसका निर्माण मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी एमडीएल ने किया है। और हाँ, एग्जाम के लिए ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा कि इसका नाम उड़ीसा के पूर्वी घाट की मशहूर महेंद्रगिरी पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। महेंद्रगिरी तो बस इस सीरीज का लेटेस्ट जहाज है, लेकिन आइए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट 17A को। आखिर ये नौसेना के बेड़े को कैसे बढ़ा रहा है। प्रोजेक्ट 17A, जिसे हम नीलगिरी क्लास भी कहते हैं, इसके तहत कुल 7 जंगी जहाज बनाए गए हैं। अब यहाँ प्रीलिम्स के लिए कैच है, ध्यान दीजिएगा। इन 7 में से 4 जहाज नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और अपना महेंद्रगिरी ये बनाए हैं मुंबई के एमडीएल ने, और बाकी के 3 हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी, इनका निर्माण हुआ है कोलकाता के जीआरएसई में। इन 7 के नाम और इनके बिल्डर्स का ये बंटवारा एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट 17A पुराने प्रोजेक्ट 17 यानी शिवालिक क्लास से अलग कैसे है? तो देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये एक पूरा जनरेशनल लीप है। प्रोजेक्ट 17A में आपको कई बेहतर स्टेल्थ फीचर्स मिलते हैं। इसमें मल्टी टारगेट को एक साथ ट्रैक करने वाला बेहद एडवांस्ड MF स्टार रडार लगा है, और सबसे खास बात, इसमें स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा हुआ है। चलिए अब तीसरे सेक्शन में चलते हैं, जो असल में इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, इन स्टील्थ फ्रिगेट्स की टेक्नोलॉजी और इनके की फीचर्स। अगर हम हथियारों और सेंसर्स की बात करें तो यकीन मानिए, आईएनएस महेंद्रगिरी किसी भी दुश्मन के लिए सीधा सीधा एक बुरा सपना है। सतह पर मार करने के लिए इसमें सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं। हवाई हमलों से बचने के लिए बैरक 8 या MRSM है। तुरंत अटैक के लिए 76 mm की सुपर रैपिड गन है। और तो और पानी के नीचे पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। मतलब ये अपने आप में एक पूरा मल्टी मिशन पैकेज है। अब इतने भारी भरकम हथियारों वाले जहाज को चलाने के लिए पावर भी तो वैसे ही चाहिए ना। यही एंट्री होती है कोडॉग सिस्टम की। कोडॉग यानी कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन। इसे ऐसे समझिए, जब जहाज को समंदर में लंबी दूरी तक गश्त लगानी होती है और फ्यूल बचाना होता है, तब ये 2 बेहतरीन डीजल इंजनों पर चलता है। लेकिन जैसे ही कोई इमरजेंसी आती है और एकदम से बहुत तेज स्पीड चाहिए होती है, तब ये तुरंत अपने पावरफुल गैस टरबाइन पर स्विच कर जाता है ना कमाल का बैलेंस। अब सबसे बड़ा सवाल, स्टेल्थ यानी ये खुद को दुश्मन से छिपाता कैसे है। इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला, इसका डिजाइन और मटेरियल ऐसा है जो रडार पर इसे बहुत छोटा दिखाता है। दूसरा, इसके धुएं को वेंचुरी इफेक्ट की मदद से ठंडा करके बाहर निकाला जाता है ताकि दुश्मन के हीट सेंसर्स इसे पकड़ ना पाएं। और तीसरा, इसके स्पेशल प्रोपेलर्स पानी में बुलबुले बनने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, जिससे ये आवाज नहीं करता और दुश्मन के सोनार की पकड़ में भी नहीं आता। मतलब रडार, हीट और सोनार तीनों को चकमा देने की गजब की इंजीनियरिंग। और इस पूरी मशीनरी को कंट्रोल कौन करता है? इसका जवाब है IPMS यानी इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम। आप इसे जहाज का सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। मरीन इलेक्ट्रिकल्स द्वारा बनाया गया यह सिस्टम एक ही जगह से पूरे जहाज को मॉनिटर करता है। इससे क्रू का काम तो आसान होता ही है, साथ ही अगर जहाज का कोई एक हिस्सा डैमेज भी हो जाए तो ये सिस्टम ग्रेसफुल डिग्रेडेशन तकनीक से बाकी जहाज को बिना रुके काम करते रहने में मदद करता है। इन जबरदस्त तकनीकी बारीकियों को समझने के बाद अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर। मेंस एग्जाम के नजरिए से ये बहुत अहम है, आत्मनिर्भरता की तरफ हमारा सफर और इसके रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव। 1 नंबर अच्छे से याद कर लीजिए।
75%। प्रोजेक्ट 17A के जहाज़ों में लगभग 75% हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अब हम दुनिया के सबसे एडवांस्ड वॉरशिप्स खुद अपने दम पर बना सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का इससे बड़ा और शानदार उदाहरण क्या हो सकता है? और जब जहाज अपने देश में बनेंगे तो जाहिर सी बात है, फायदा भी देश की अर्थव्यवस्था को ही होगा। इस प्रोजेक्ट ने सीधे तौर पर 4,000 और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे इकोसिस्टम में 200 से ज्यादा हमारे MSMEs यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम शामिल हुए हैं। तो ये सिर्फ रक्षा का मामला नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा बूस्ट दे रहा है। वहीं अगर हम इसके स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट यानी रणनीतिक प्रभाव की बात करें तो महेंद्रगिरी जैसे जहाज भारत को सही मायनों में एक ब्लू वाटर नेवी बनाते हैं। एक ऐसी नेवी जो समंदर में कहीं भी कितनी भी दूर जाकर अपने हितों की रक्षा कर सके। आज जब हिंद महासागर क्षेत्र में इतनी उथल-पुथल है और पड़ोसी देशों की नौसैनिक ताकत बढ़ रही है, तब हमारे समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे जहाज होना बिल्कुल मस्ट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन की तरफ। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है, आइए देखते हैं कि एग्जाम में वहां से सवाल कैसे बनेंगे। अपना पेन और पेपर तैयार रखिएगा। सबसे पहले स्टैटिक जीके के लिए ये टाइमलाइन अपने दिमाग में छाप लीजिए। 1970 के दशक में शुरुआत हुई थी लिएंडर क्लास से। फिर 2010 के दशक में हम लेकर आए प्रोजेक्ट 17 यानी शिवालिक क्लास के जहाज, जहां से स्टिल्थ की शुरुआत हुई। और अब 2020 के दशक में हम पहुंच चुके हैं प्रोजेक्ट 17A यानी नीलगिरी क्लास पर। एग्जाम में अगर क्रोनोलॉजी पूछी जाए तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। चलिए अब एक MCQ ट्राई करते हैं। सवाल है, INS महेंद्रगिरी का निर्माण किस शिपयार्ड ने किया है? आपके ऑप्शंस हैं A GRSC, B MDL, C कोचिन शिपयार्ड या D गोवा शिपयार्ड। सोचिए जरा। बिल्कुल सही। अगर आपने ऑप्शन B चुना है तो आप एकदम करेक्ट हैं। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL ने ही इसे बनाया है। एक और सवाल लेते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। प्रोजेक्ट 17A के स्टील्थ फ्रिगेट्स में किस प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शंस हैं A न्यूक्लियर, B केवल इलेक्ट्रिक, C कॉडॉग या D डीजल इलेक्ट्रिक। अभी कुछ देर पहले ही हमने इसे डिटेल में समझा था। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन C यानी कॉडॉग कंबाइंड डीजल और गैस। प्रीलिम्स के बाद मेंस या इंटरव्यू के लिए एक ऐसा एनालिटिकल सवाल भी बन सकता है, प्रोजेक्ट 17A भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन और ब्लू वाटर नौसैनिक क्षमताओं में किस प्रकार योगदान देता है? अगर ये सवाल आपके सामने आता है तो आपको अपने आंसर में वो 75% स्वदेशी सामग्री वाला पॉइंट, रोजगार और MSMEs का डेटा और हिंद महासागर की सुरक्षा वाले रणनीतिक पॉइंट्स को बहुत ही शानदार तरीके से स्ट्रक्चर करना होगा। तो आज के इस सेशन को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर कि महेंद्रगिरी जैसे स्वदेशी जहाजों के समंदर में उतरने से भारत की बढ़ती ब्लू वाटर नेवी हिंद प्रशांत क्षेत्र के शक्ति संतुलन को किस तरह से बदलने वाली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये विश्लेषण आपकी तैयारी में बहुत काम आएगा। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। एजुकेशन इन हिंदी के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार और एग्जाम के नजरिए से बेहद जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस और अपकमिंग दिल्ली घोषणा पत्र। ये करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों ही लिहाज से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसे गहराई से समझते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट से उसका एजेंडा देख लेते हैं। हम बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये अभी न्यूज़ में क्यों है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसके इम्पैक्ट्स, चैलेंजेस और आगे का रास्ता क्या होगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। और हाँ, लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके बैकग्राउंड यानी विषय परिचय से शुरुआत करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस या जिसे हम शॉर्ट में IBCA कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, ये भारत के नेतृत्व में बना एक बहुत बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। इसे 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था। अब ये डेट ऐसे ही रैंडमली नहीं चुनी गई। ये ऐतिहासिक रूप से बहुत खास है क्योंकि इसी दिन भारत के बेहद सफल प्रोजेक्ट टाइगर के पूरे 50 साल हुए थे।
इसका मेन गोल दुनिया भर के एपेक्स प्रेडेटर्स यानी टॉप के शिकारियों को बचाना है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ जानवरों को बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सीधा सीधा हमारे क्लाइमेट और इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये टॉपिक अचानक से आजकल इतना न्यूज़ में क्यों छाया हुआ है? चलिए देखते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि हाल ही में नई दिल्ली में IBCA की पहली असेंबली आयोजित की गई है। इस असेंबली में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। श्री SP यादव जी को सर्वसम्मति से इसका महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। और पिक्चर अभी बाकी है। भारत 1 और 2 जून 2026 को नई दिल्ली में पहले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करने जा रहा है। माना जा रहा है कि इसी महासम्मेलन में एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया जाएगा, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र या दिल्ली डिक्लेरेशन नाम दिया गया है। ये एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे सॉलिड फैक्ट्स और डेटा की जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ सबसे मैजिकल नंबर है 7। जी हाँ, 7। IBCA के अंडर दुनिया की कुल 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों को कंजर्वेशन के लिए शामिल किया गया है। ये 7 शानदार प्रजातियां कौन सी हैं? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा। अब जरा इमेजिन कीजिए, ये सारे जानवर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीपों के लगभग 95 देशों में फैले हुए हैं। मतलब इसका स्केल बहुत ही बड़ा है। अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि हमारे पास तो पहले से ही ग्लोबल टाइगर फोरम यानी GTF था, तो फिर इस नए अलायंस की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। GTF 1994 की बात है और वो सिर्फ और सिर्फ बाघों पर फोकस करता है। दूसरी तरफ हमारा नया IBCA 2023 में आया। ये पूरे 7 बिग कैट्स को कवर करता है और इसका दायरा सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें ना, तो IBCA बहुत एडवांस है। ये निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग और DNA फोरेंसिक जैसी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। सीधे शब्दों में कहें ना, तो IBCA पुराने सिस्टम का एक बहुत बड़ा और मॉडर्न अपग्रेड है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके प्रभाव और इसमें आने वाली चुनौतियों को। मेंस के आंसर राइटिंग के लिए ये सेक्शन बहुत काम का है। आखिर हमें इतने बड़े ग्लोबल अलायंस की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे स्टेप बाय स्टेप लॉजिक से समझते हैं। सबसे पहले, तेजी से हो रहे विकास की वजह से जंगलों की कटाई हो रही है, जिससे जानवरों के रहने की जगह यानी उनका हैबिटेट छिन रहा है। दूसरा बड़ा कारण है वाइल्ड लाइफ की इल्लीगल स्मगलिंग और पोचिंग, जो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और तीसरा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज, जिसने पूरे इकोसिस्टम को स्ट्रेस में डाल दिया है। इन तीनों चीजों ने मिलकर सिचुएशन इतनी खराब कर दी कि इंडिविजुअल देशों के बस की बात नहीं रही। एक ग्लोबल लेवल पर एनफोर्समेंट की सख्त जरूरत महसूस होने लगी। अब अगर हम इसके इम्पैक्ट्स की बात करें तो सोचिए ये भारत के लिए कितना बड़ा कदम है। ये इनिशिएटिव भारत की सॉफ्ट पावर को दुनिया भर में बढ़ाता है और हमें ग्लोबल साउथ के एक लीडर के रूप में एस्टैब्लिश करता है। साथ ही ये वन हेल्थ अप्रोच को प्रमोट करता है, मतलब इंसानों, जानवरों और पर्यावरण की सेहत आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, रास्ता इतना आसान भी नहीं है। इसके सामने चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड पोचिंग नेटवर्क्स आज भी बहुत एक्टिव हैं। जेनेटिक बीमारियां वाइल्ड लाइफ में तेजी से फैल सकती हैं और सबसे बड़ा मुद्दा, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जो भारी भरकम फंडिंग चाहिए, वो गैप अभी भी बना हुआ है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? वे फॉरवर्ड और एग्जाम के लिए हम इसे कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, अपनी तैयारी को हम 2 क्लियर बॉक्सेस में डिवाइड कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको एकदम हार्ड फैक्ट्स याद रखने हैं, जैसे कि ब्रिक्स में अभी 24 मेंबर कंट्रीज हैं और 3 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। इसका शुरुआती बजट 150 करोड़ रुपए रखा गया है और इसका हेडक्वार्टर कहीं और नहीं बल्कि हमारे नई दिल्ली में है। वहीं मेंस के लिए आपको ब्रॉडर पिक्चर देखनी होगी। अपने आंसर्स में क्लाइमेट फाइनेंस, ESG फंडिंग और लैंडस्केप आधारित कंजर्वेशन जैसे कीवर्ड्स जरूर इस्तेमाल करें। ये एग्जामिनर को दिखाता है कि आपको समझ आ गया है कि कैसे आज की वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी ग्लोबल फाइनेंस और क्लाइमेट पॉलिसीज के साथ मर्ज हो रही है। चलिए, अब वक्त है आपकी नॉलेज को टेस्ट करने का। देखते हैं अभ्यास प्रश्न। तो पहला सवाल आपके सामने है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत कुल कितनी प्रजातियों को कवर किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं A 5, B 7, C 9 या D केवल बाघ। सोचिए।
बिल्कुल सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 7। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, बाघ, शेर, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा। अब एक मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी देख लीजिए। स्टेटमेंट है, भारत वन्य जीव संरक्षण में एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और इससे जुड़ी पहलों के कॉन्टेक्स्ट में इस पर चर्चा करें। जब आप इसका आंसर लिखें तो मेक श्योर कि आप प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता से शुरू करें, नई दिल्ली घोषणा पत्र का जिक्र करें और इंडिया की सॉफ्ट पावर व क्लाइमेट फाइनेंस जैसे पॉइंट्स को अच्छे से लिंक करें। इसे लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का लबोलुबाब ये है कि IBCA के जरिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अब सिर्फ देशों की बाउंड्रीज तक सीमित नहीं रहा। ये प्लानिटरी स्टूवर्डशिप यानी पूरे ग्रह की जिम्मेदारी की तरफ एक बड़ा शिफ्ट है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या आपको लगता है कि इकोलॉजिकल डिप्लोमेसी आज की इस बंटी हुई दुनिया को एक साथ लाने वाली सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन इन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, बल्कि विकास और विनाश के बीच की एक बहुत ही बारीक लकीर है। एक तरफ है 72,000 करोड़ रुपए का एक ऐसा विशाल प्रोजेक्ट जो भारत की तस्वीर बदल सकता है, और दूसरी तरफ है सदियों से वहां रह रहे हमारे आदिवासी भाई बहन और एक बेहद नाजुक पर्यावरण। तो चलिए, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और उससे जुड़े आदिवासी अधिकार विवाद के इस पूरे मुद्दे को आज गहराई से समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है ताकि चीजें एकदम क्लियर रहें। हम शुरू करेंगे इसके बेसिक बैकग्राउंड से, फिर देखेंगे कि ये मुद्दा अचानक इतना सुर्खियों में क्यों आ गया है। इसके बाद हम प्रोजेक्ट के असली डेटा, इसके प्रभाव, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कानूनी चुनौतियों और इसके संभावित समाधानों पर बात करेंगे। और हाँ, आखिर में आपके एग्जाम्स के लिए प्रीलिम्स और मेंस के कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसके बैकग्राउंड और ऐतिहासिक संदर्भ से शुरुआत करते हैं। आखिर ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, ग्रेट निकोबार होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट असल में नीति आयोग और ANIIDCO द्वारा प्रपोज किया गया एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसका बजट है 72,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब जरा उस जगह के बारे में सोचिए जहां ये बन रहा है। ग्रेट निकोबार कोई आम द्वीप नहीं है, ये सदियों से हमारे मूल निवासियों का घर रहा है। इन निवासियों को हम PVTGs यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कहते हैं। यहाँ मुख्य रूप से शोम्पेन और निकोबारी जनजातियां रहती हैं। इनके लिए ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं हैं, बल्कि उनका पूरा वजूद, उनकी संस्कृति और उनके जीवन का आधार है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये प्रोजेक्ट इतना ही बड़ा और ज़रूरी है तो फिर इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? हाल ही में ऐसा क्या हुआ कि ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया? इस पूरे विवाद की जड़ में है वन अधिकार अधिनियम यानी FRA 2006। नियम बिल्कुल साफ है, अगर आप किसी भी वन भूमि का इस्तेमाल करते हैं तो ग्राम सभा की बैठक में कम से कम 50% वयस्क आबादी की सहमति होनी चाहिए, जिसमें 1/3 महिलाएं हों। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। अगस्त 2022 में जो बैठकें हुई उनमें 7,519 की कुल आबादी में से सिर्फ 349 लोग ही पहुंचे। जरा सोचिए, सिर्फ 4.6%। फिर भी प्रशासन ने कोर्ट में दावा किया कि उचित कोरम पूरा कर लिया गया है, और बस यही सांख्यिकीय अंतर इस सारे विवाद की असली वजह बन गया। आइए अब इस प्रोजेक्ट के कुछ ज़मीनी आंकड़ों और प्रशासनिक कदमों पर एक नज़र डालते हैं। आखिर कागजों पर यह प्रोजेक्ट कितना बड़ा है? यहाँ जो डेटा है वो वाकई आपको हैरान कर सकता है। इस प्रोजेक्ट का कुल एरिया है 166.10 वर्ग किलोमीटर। इसमें से लगभग 130 वर्ग किलोमीटर हिस्सा पूरी तरह से सघन यानी एकदम घने उष्णकटिबंधीय जंगल का है, जिसे प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि लगभग 8 लाख पेड़ काटे जाएंगे। 8 लाख पेड़। इस जगह पर 4 बड़ी चीजें बनेंगी: एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, एक पावर प्लांट और एक पूरी की पूरी टाउनशिप। आप समझ सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट के लिए कितना बड़ा बदलाव है। तो पर्यावरण के इन सख्त सुरक्षा परतों के बावजूद इसे मंजूरी कैसे मिली? प्रशासन ने 3 अहम कदम उठाए। पहला, गैलाथिया बे वन्यजीव अभयारण्य का डी-नोटिफिकेशन कर दिया गया। दूसरा, इको सेंसिटिव जोन को 0 एक्सटेंट घोषित कर दिया, मतलब अब वहां निर्माण किया जा सकता था। और तीसरा, सब डिविजनल लेवल कमिटी के जरिए बहुत तेजी से क्लियरेंस दी गई।
आलोचकों का आरोप है कि इस कमेटी में अनुसूचित जनजातियों का ठीक से प्रतिनिधित्व ही नहीं था। कुल मिलाकर कानूनी रूप से रास्ते को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, इसके प्रभाव और चुनौतियां। आखिर इस फैसले का लॉन्ग टर्म असर क्या होने वाला है? इस पूरे प्रोजेक्ट को हम 4 अलग-अलग नजरियों से देख सकते हैं। रणनीतिक रूप से देखें तो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति और नेशनल सिक्योरिटी बहुत मजबूत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आर्थिक नजरिए से ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट करोड़ों का रेवेन्यू और रोजगार लाएगा, लेकिन इसके बाकी 2 पहलू काफी चिंताजनक हैं। पारिस्थितिक या इकोलॉजिकल रूप से देखें तो गैलाथिया बे उन दुर्लभ लेदरबैक कछुओं के अंडे देने की जगह है जो अब खतरे में है, और सामाजिक रूप से शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों के विस्थापन का डर है। उनकी तो पूरी संस्कृति ही दांव पर लग गई है। ये विकास और विनाश का एक बहुत ही जटिल द्वंद्व है। इसके साथ ही यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पेच भी फंसा हुआ है। एक तरफ हमारा संविधान है जो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत आदिवासियों को अपनी जमीन पर अधिकार और ग्राम सभा की ताकत देता है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन प्रोटेक्शन ऑफ एबॉरिजिनल ट्राइब्स यानी PAT रेगुलेशन 1956 का इस्तेमाल कर रहा है। याचिकाकर्ताओं का सीधा सा तर्क है कि प्रशासन ने इस पुराने 1956 के नियम का सहारा लेकर FRA 2006 की अनिवार्य शर्तों को किनारे कर दिया है। इसी कानूनी टकराव की वजह से यह मुद्दा इतना उलझ गया है। तो अब सवाल उठता है कि क्या देश की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों एक साथ नहीं चल सकते? आखिर इसका बीच का रास्ता या आगे की राह क्या हो सकती है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें एक बहुत ही बेहतरीन ग्लोबल कॉन्सेप्ट को समझना होगा, पर्यावरणीय व्यक्तित्व या इन्वायरमेंटल पर्सनहुड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रकृति को भी एक इंसान की तरह कानूनी अधिकार देना। उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी वैंगनुई नदी को और कोलंबिया ने अत्रातो नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है। कई पर्यावरणविद सुझाव दे रहे हैं कि ग्रेट निकोबार के लिए भी हमें यही गार्जियनशिप मॉडल अपनाना चाहिए, यानी प्रकृति के अधिकारों को भी इंसान के विकास के बराबर ही अहमियत दी जाए। अब जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पर होना चाहिए। चलिए इस टॉपिक को एग्जाम के नज़रिए से डिकोड करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये कुछ हाई यील्ड पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको एकदम याद कर लेना है। गैलाथिया बे की लोकेशन और वहाँ के लेडबैक कछुए, शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों का PVTG स्टेटस, हमारे संविधान का अनुच्छेद 48A जो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, FRA 2006 का वो 50% कोरम वाला नियम जिसे लेकर पूरा विवाद है, और सबसे अहम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT का वो स्टैंड जहां उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को अति तकनीकी पर्यावरणीय नियमों पर प्राथमिकता दी जा सकती है। आपकी स्क्रीन पर अब कुछ प्रैक्टिस MCQ आ रहे हैं। इनमें FRA के कोरम, शोम्पेन जनजाति, गैलाथिया बे, पर्यावरणीय व्यक्तित्व और NGT से जुड़े सवाल हैं। आप वीडियो पॉज करके इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। इन सवालों की प्रैक्टिस आपको ये समझने में मदद करेगी कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन को जोड़कर एग्जाम्स में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आप मेंस या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे सीधा ओपिनियन मांगा जाएगा, जैसे कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के संदर्भ में रणनीतिक विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संघर्ष का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ऐसे सवालों का जवाब देते समय आपको किसी एक पक्ष में नहीं झुकना है। आपको एक न्यूट्रल बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है जहां आप नेशनल सिक्योरिटी की अहमियत को भी स्वीकारें और साथ ही संवैधानिक पर्यावरणीय न्याय की भी पुरजोर वकालत करें। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन साथ ही पर्यावरण को बचाना भी हमारा संवैधानिक फर्ज है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ रही हूँ। जरा सोचिएगा कि क्या होलिस्टिक डेवलपमेंट या समग्र विकास की असली कीमत हमेशा हमारे जंगलों और उन बेआवाज आदिवासियों को ही चुकानी होगी? उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो एजुकेशन इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इन हिंदी पर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो आपकी आने वाले परीक्षाओं के लिए लिटरली एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के युद्धपोत विकास यानी प्रोजेक्ट 17A और 17B के बारे में।
देखिए, एक सीरियस एस्पिरेंट होने के नाते आपको पता ही होगा कि डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल इंडिजिनाइजेशन यानी रक्षा और तकनीकी स्वदेशीकरण हमारे सिलेबस का कितना अहम हिस्सा है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद महत्वपूर्ण विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन में हम किन चीज़ों पर फोकस करेंगे, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे कि आखिर ये मुद्दा चर्चा में क्यों है। फिर हम इसकी तकनीकी विशेषताओं को समझेंगे, इसके रणनीतिक प्रभावों पर नज़र डालेंगे और अंत में देखेंगे कि इसमें चुनौतियां क्या हैं और परीक्षा के लिए कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मुद्दा आजकल न्यूज़ में इतना क्यों छाया हुआ है। देखिए, हाल ही में नेवी के फ्रंट पर कुछ बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। सबसे पहली बात, अप्रैल 2026 में आईएनएस महेंद्रगिरी की डिलीवरी होने वाली है। ये प्रोजेक्ट 17A का छठा जहाज है और मजे की बात यह है कि पहले जहाज की डिलीवरी के सिर्फ 17 महीनों के भीतर ही इसे तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा अगस्त 2025 में नौसेना के इतिहास में एक बहुत बड़ा क्षण आने वाला है। आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी का एक साथ जलावतरण यानी ड्यूल कमिश्निंग होने जा रही है। और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स के लिए पूरे 70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट 17B को हरी झंडी दिखा दी है। काफी बड़ा अमाउंट है ना। और हाँ, स्टैटिक जीके के लिए एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, ये जो प्रोजेक्ट 17A है ये असल में शिवालिक क्लास यानी प्रोजेक्ट 17 का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। अब आगे बढ़ते हैं और जरा इन युद्ध पोतों की तकनीकी विशेषताओं यानी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को समझ लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए ये सेक्शन बहुत क्रूशियल है। अगर हम आईएनएस तारागिरी के स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालें तो इसका डिस्प्लेसमेंट करीब 6,670 टन है, लेकिन जो चीज़ इसे सबसे खास बनाती है वो है इसका कोडॉक प्रोपल्शन सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे ये कोडॉक क्या है। इसका मतलब है कंबाइंड डीजल एंड गैस। सिंपल शब्दों में कहूं तो जब जहाज को आराम से चलना होता है और फ्यूल बचाना होता है तब ये डीजल का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब इसे 30 नॉट तक की टॉप स्पीड चाहिए होती है तब एकदम से गैस टर्बाइन एक्टिवेट हो जाता है। इसके साथ ही इसमें एडवांस स्टेल्थ ज्योमेट्री और खास रडार एब्जॉर्बिंग पेंट का इस्तेमाल हुआ है। मतलब दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। और अगर हथियारों की बात करें तो ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 जैसी घातक मिसाइलों से पूरी तरह लैस है। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए, इससे आपको समझ आएगा कि हमने प्रोजेक्ट 17 से लेकर 17B तक कितनी बड़ी छलांग लगाई है। जहां पहले प्रोजेक्ट 17 का विस्थापन 6,670 टन था, वहीं 17B में ये बढ़कर लगभग 8,000 टन होने जा रहा है। इंडिजिनाइजेशन यानी स्वदेशीकरण का ग्राफ भी देखिए, 60% से बढ़कर प्रोजेक्ट 17A में ये 75% हो गया और 17B में तो ये अपने हाईएस्ट लेवल पर होगा। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है VLS यानी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सेल्स का। पहले ये काफ़ी लिमिटेड थे। प्रोजेक्ट 17A में हमें 32 सेल मिले और अब 17B में 48 से भी ज़्यादा VLS सेल होंगे। एग्जाम में अगर सवाल आता है तो याद रखिएगा कि ये सीधा सीधा हमारी मारक क्षमता में एक मैसिव जंप को दिखाता है। तो ये तो हो गई तकनीक की बात। अब हम इसके रणनीतिक कारणों और भू राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। चलिए अब इसके पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। स्टेप 1, हम सब जानते हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन लगातार अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है। अब भारत शांत तो बैठेगा नहीं, इसलिए स्टेप 2, इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्रिन 2025 में आधिकारिक तौर पर नो वॉर नो पीस यानी न युद्ध न शांति किस सिनारियो को एक्सेप्ट किया गया है। मतलब कोई खुली जंग तो नहीं है, लेकिन छिटपुट झड़पें और ग्रे जोन ऑपरेशंस लगातार चलते रहते हैं। इसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए आता है हमारा स्टेप 3, इन मल्टी डोमेन स्टेल्थ फ्रिगेट्स की तैनाती। समुद्र पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए और डिटरेंस क्रिएट करने के लिए ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। और अगर हम इन प्रोजेक्ट्स के इम्पैक्ट की बात करें तो इसका असर सिर्फ डिफेंस तक लिमिटेड नहीं है। रणनीतिक मोर्चे पर यह हमारे समुद्री संचार मार्गों यानी सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को पूरी तरह सुरक्षित करता है। यह भारत को सही मायनों में एक ब्लू वाटर नेवी बनने में मदद कर रहा है, जो गहरे समुद्र में भी अपना दबदबा कायम रख सके। लेकिन इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ना, वो भी उतना ही शानदार है। सोचिए, 75% स्वदेशी पुर्जों के साथ ये आत्मनिर्भर भारत को कितना बड़ा पुश दे रहा है। इसमें 200 से भी ज्यादा MSMEs शामिल हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमारे देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों नई नौकरियों का सृजन हो रहा है। अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्से पर, चुनौतियां और आगे की राह। मेंस आंसर राइटिंग के लिए यह सेक्शन बहुत जरूरी है।
देखिए, जब आप मेंस का आंसर लिखते हैं तो एक बैलेंस्ड अप्रोच बहुत ज़रूरी होती है और यहीं काम आती है सीएजी की 2025 की रिपोर्ट। सीएजी ने कुछ बहुत ही वैलिड कंसर्न्स उठाए हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि निर्माण के दौरान डिज़ाइन में सैकड़ों बदलाव किए गए, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स में काफ़ी देरी हुई। एक और चिंताजनक बात जो रिपोर्ट में सामने आई वो ये थी कि कुछ युद्धपोतों को उनके महत्वपूर्ण इंजनों और सेंसर्स के बिना ही समय से पहले कमीशन कर दिया गया। इसके साथ ही नए प्लेटफॉर्म्स के लिए जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है उसकी भी कमी देखी गई। तो वे फॉरवर्ड यानी आगे की राह क्या होनी चाहिए? हमें सिर्फ सिंबॉलिक यानी नाम मात्र के स्वदेशीकरण से आगे निकलकर ठोस और वास्तविक तकनीकी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना होगा, ताकि क्रिटिकल पार्ट्स के लिए हमें पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। और अब वक्त है इन सारी जानकारियों को टेस्ट करने का। चलिए देखते हैं परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले प्रीलिम्स के लेवल का एक एमसीक्यू देखते हैं। सवाल है, प्रोजेक्ट 17A के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, पूरी तरह से विदेशी शिपयार्ड द्वारा निर्मित। ऑप्शन बी, इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है। ऑप्शन सी, परमाणु प्रणोदन का उपयोग करता है। या फिर ऑप्शन डी, ये दिल्ली क्लास का उन्नत रूप है। आप खुद से इसका उत्तर सोचने की कोशिश कीजिए। तो जैसा कि हमने भी डिस्कस किया था, इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रोजेक्ट 17A में 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। अब जरा इस मेंस के अभ्यास प्रश्न को देखिए। स्वदेशी नौसैनिक जहाज निर्माण में महत्वपूर्ण निवेश के बावजूद भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे को अभी भी महत्वपूर्ण क्षमता अंतराल का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावी नौसैनिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में संरचनात्मक चुनौतियों का परीक्षण करें और परिचालन तैयारियों को मजबूत करने के उपाय सुझाएं। ये 10 नंबर का प्रश्न है और इसे 150 शब्दों में लिखना है। अब ध्यान दीजिए, इस उत्तर को दमदार बनाने के लिए आपको उन्हीं पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है जो हमने अभी डिस्कस किए। चुनौतियों वाले हिस्से में सीएजी के 2025 की रिपोर्ट का हवाला दीजिए। डिजाइन में बार बार बदलाव और आयात निर्भरता की बात लिखिए और समाधान में आत्मनिर्भर भारत के तहत एमएसएमई की भूमिका और वास्तविक तकनीकी आत्मनिर्भरता का तर्क पेश कीजिए। आपका आंसर एकदम परफेक्ट बनेगा। इस विश्लेषण का समापन हम अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के एक बहुत ही शानदार कोट के साथ करेंगे। उन्होंने प्रोजेक्ट 17A के इन युद्धपोतों को तैरते हुए F-35 हमारे समुद्र के अजय रक्षक कहा है। ये वाक्य अपने आप में इन प्रोजेक्ट्स की अहमियत और ताकत बयां कर देता है। ये सिर्फ जहाज नहीं है, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर होने के जीते जागते प्रतीक हैं। लेकिन चलते चलते मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या ये उन्नत तकनीक हिंद महासागर में ग्रे जोन ऑपरेशंस को पूरी तरह से काउंटर करने के लिए काफी होगी, या फिर बदलते जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में भारत को अभी और भी बड़े और कड़े कदम उठाने होंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है ये सेशन आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, एजुकेशन इन हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हाल ही में हमारी न्याय प्रणाली में एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटी है। आज हम जिस विषय का विश्लेषण करने जा रहे हैं, सिक्किम, भारत की प्रथम पेपरलेस न्यायपालिका और डिजिटल सुधार, वो सिर्फ एक राज्य की उपलब्धि नहीं है, ये पूरे देश के डिजिटल गवर्नेंस का एक बिल्कुल नया और बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, फिर इसके मुख्य तथ्य और ई-कोर्ट्स की पूरी पृष्ठभूमि समझेंगे। इसके बाद इसके प्रभाव और इसमें एआई तकनीक के रोल पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि इसमें चुनौतियां क्या हैं और आगे की राह क्या हो सकती है। और अंत में हमेशा की तरह कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा अभ्यास प्रश्न। तो चलिए अपने पहले बिंदु से शुरू करते हैं। आखिर ये खबर अभी अचानक से इतनी चर्चा में क्यों आ गई है? दरअसल हाल ही में गंगटोक में टेक्नोलॉजी और जुडिशियल एजुकेशन पर एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव हुआ था और वहीं पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी ने आधिकारिक तौर पर सिक्किम को देश की पहली, जी हां बिल्कुल पहली, पूर्ण रूप से पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित कर दिया है। सिक्किम सरकार के आधिकारिक राजपत्र में ई-फाइलिंग नियमों को भी स्थापित कर दिया गया है। आप सोचिए ये कितना बड़ा माइलस्टोन है। पूरी की पूरी न्यायपालिका अब उन भारी भरकम फाइलों के बोझ से आजाद होकर एक डिजिटल इकोसिस्टम में कदम रख चुकी है। अब ये सब रातों रात तो नहीं हुआ है ना? तो आइए इसके मुख्य तथ्यों और ई-कोर्ट्स की पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये डिजिटल सफर अचानक से शुरू नहीं हुआ। इसकी नींव काफी पहले रखी गई थी। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक ई कमेटी का गठन किया था।
इसके बाद 2007 में आधिकारिक तौर पे ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। फिर 2011 से 2015 तक इसका पहला चरण लागू किया गया और 2015 में ही दूसरे चरण की भी शुरुआत हो गई थी, जिसने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत करने का काम किया। और अब हम इसके तीसरे चरण यानी फेज 3 में प्रवेश कर रहे हैं। इसका ड्राफ्ट विजन डॉक्यूमेंट स्वीकृत हो चुका है, जिसका पूरा फोकस अदालतों को 100% डिजिटल और पेपरलेस बनाने पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमें इस ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट की इतनी सख्त जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े में छिपा है। 3 करोड़ 20 लाख। जी हां, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के आंकड़ों के अनुसार हमारी भारतीय अदालतों में लगभग 3.2 करोड़ मामले पेंडिंग हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि हमारी पारंपरिक कागजी प्रणाली इस बोझ तले दब सी गई है, जिससे न्याय मिलने में बहुत ज्यादा देरी होती है। इसी पेंडेंसी को खत्म करने और लोगों को समय पर न्याय दिलाने के लिए ये जो डिजिटल हस्तक्षेप है ना, ये अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक सख्त जरूरत बन गया था। तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्रभाव की और समझते हैं कि इस नए डिजिटल इकोसिस्टम में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है। अब तक क्या होता था? पारंपरिक प्रणाली में फाइलों का खो जाना, पन्नों का फटना, उन्हें रखने के लिए बड़े बड़े स्टोरेज रूम्स की जरूरत और दस्तावेजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में लगने वाला हफ्तों का समय, ये सब बिल्कुल आम बात थी। लेकिन अब इसे सिक्किम के नए डिजिटल इकोसिस्टम से कंपेयर करके देखिए। यहां सिक्किम इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे इन हाउस सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। वकीलों को एक एडवोकेट डैशबोर्ड दे दिया गया है, जहां वे अपने केस की स्थिति को बिल्कुल रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। मतलब अब किसी भी आम नागरिक को सिर्फ इसलिए न्याय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि उसकी फाइल किसी सरकारी मेज पर धूल फांक रही है। यह सच में हमारे गवर्नमेंट्स के लिए गेम चेंजर है। और सिर्फ डिजिटाइजेशन ही नहीं, भारतीय न्यायपालिका अब कुछ बेहतरीन एआई टूल्स का भी जमकर इस्तेमाल कर रही है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टूल है सुवास। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हिंदी के साथ साथ 16 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट करता है। दूसरा है सुपेस। ये एक एआई पोर्टल है जो डेटा को एनालाइज करके जजों की दक्षता बढ़ाता है और केस मैनेजमेंट में मदद करता है। और तीसरा टूल है एन-स्टेप। इसका काम है इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन जारी करना और उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग करना। तो ये तीनों टूल्स आपका याद रखने हैं। ये तकनीकी एकीकरण के बहुत ही शानदार उदाहरण हैं। अच्छा, इन सब के अलावा डिजिटलीकरण का एक बहुत ही अभूतपूर्व फायदा हमारे पर्यावरण को भी हुआ है। फ्रंटियर्स की एक रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2020 से दिसंबर 2023 के बीच सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल सुनवाई होने की वजह से यात्राओं में जो कमी आई है ना, उससे लगभग 50,000 मीट्रिक टन कार्बन एमिशन को रोका गया है। जरा सोचिए। इसके साथ ही कागजों की जो भारी बचत हुई है, उससे अनगिनत पेड़ों को कटने से बचाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका का ये कदम ग्रीनिंग द जस्टिस सिस्टम यानी एक हरित न्याय प्रणाली की तरफ एक बहुत ही सॉलिड स्टेप है। लेकिन दोस्तों, कोई भी बड़ा बदलाव बिना चुनौतियों के नहीं आता। तो आइए देखते हैं कि इस डिजिटलीकरण के रास्ते में प्रमुख बाधाएं क्या हैं और आगे की राह क्या होनी चाहिए। आप देखिए, सिक्किम का मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन इसे पूरे देश में लागू करने में सबसे बड़ी बाधा है डिजिटल डिवाइड। आज भी हमारे कई ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में स्थिर इंटरनेट या अच्छे उपकरणों की कमी है, जो लोगों की न्याय तक पहुंच को मुश्किल बना सकती है। दूसरी बड़ी टेंशन है साइबर सुरक्षा। हैकर्स से इतने संवेदनशील कानूनी डेटा को सुरक्षित रखना कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा भारत में अभी एआई को रेगुलेट करने के लिए कोई स्पष्ट और समर्पित घरेलू कानून भी नहीं है। और एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हमारे कई वकीलों और वादियों में अभी भी डिजिटल साक्षरता की कमी है, जो इस बदलाव की स्पीड को थोड़ा धीमा कर देती है। खैर, इन बुनियादी चुनौतियों को सरकार भी समझ रही है। इसीलिए ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के लिए पूरे 1500 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट आवंटित किया गया है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। इस फंड का इस्तेमाल एकदम सुरक्षित क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, दूर-दराज की अदालतों को टेक्निकली अपग्रेड करने और वकीलों व जजों को सही ट्रेनिंग देने के लिए किया जाएगा। मकसद बस यही है कि डिजिटल क्रांति के इस युग में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, न्याय पाने से पीछे न छूट जाए। चलिए, अब समय आ गया है ये चेक करने का कि अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है वो आपको कितना याद है। बढ़ते हैं अपने परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की ओर। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए एक एमसीक्यू देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका में समन जारी करने और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया की ट्रैकिंग के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया जाता है? आपके विकल्प हैं
ए सुपेस, बी सुवास, सी एन स्टेप या डी NJDG। याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इन AI टूल्स पर डिटेल में चर्चा की थी। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका सही जवाब है विकल्प सी यानी NS स्टेप। इसका पूरा नाम है नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस। ये टूल हमारे सिविल प्रक्रिया मॉड्यूल को एकदम मॉडर्न बना देता है और अदालती आदेशों के पालन में पूरी ट्रांसपेरेंसी लाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, SUVAS मुख्य रूप से भाषा अनुवाद के लिए है और SUPACE AI आधारित लीगल रिसर्च के लिए। और अब मेंस परीक्षा के लिए एक बहुत ही शानदार विश्लेषणात्मक प्रश्न। भारतीय न्यायपालिका के भीतर पर्यावरणीय स्थिरता को आगे बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। अपने उत्तर में उन 50,000 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन वाली बात को जरूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही पेपरलेस अदालतों के फायदों और ई-कचरे या डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाइएगा। सिक्किम ने तो एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत कर दी है, लेकिन जाते जाते ये टॉपिक एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ जाता है। क्या पूर्ण डिजिटलीकरण से सिर्फ न्याय मिलने की स्पीड बढ़ेगी या आने वाले समय में ये न्याय की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख देगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।